नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी टेट क्लास नंबर 7 में। और आज का क्लास होगा हिंदी का। और अगर आपने किसी भी रीज़न से पिछले 6 वीडियो आपने मिस कर दिया है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं। यूपी टेट 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है। आप वहां वीडियो का निःशुल्क एंजॉय कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। आप मज़े ले सकते हैं उन क्लासों का और अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आप यूपी टेट की सच में तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। आप जो काम 3,000 रुपये में करते हैं, आपको अगर निःशुल्क मिल रहा है कोई चीज़ तो उसको ज़रूर फ़ायदा उठाइए आप। हाँ, ये बात ज़रूर होती है कि निःशुल्क चीज़ें लोगों को पसंद कम आती हैं, उसकी वैल्यू कम लोग लगाते हैं। जबकि आप किसी भी क्लास से कंपेयर करेंगे, जो पेड क्लासें होती हैं उससे बेटर ही आपको ये क्लास मिलेगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपके सामने जोड़ा दिया गया है शिवराज भूषण की, शब्द रसायन देव की, और परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और उद्धव शतक के सामने है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है, कौन से रचनाकार की कौन सी पुस्तक नहीं है जो दिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी। उद्धव शतक जो है ना, ये रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ और रचनाएं हैं, जैसे हरिश्चंद्र, गंगावतरण, हिंडोला, कलकासी, वीराष्टक। तो ये कुछ रचनाएं थी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। आशा करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर से संतुष्टि मिली होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, लेखक और उनकी कृत के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। तो आपको बताना है कि आपके सामने ये युग्म दिए गए हैं लेखक का और उसके कृति का। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बोलगा से गंगा राहुल संकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी। दिग्दर्शन जो है ना, रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है। तो प्रश्न उठता है किसका। तो ये है राहुल संकृत्यायन जी का। बाकी तीनों सही हैं। बोलगा से गंगा राहुल संकृत्यायन जी का है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है, आर्यों का देश जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरीके के। अगर आपको व्याकरण का सही ज्ञान नहीं है तो आप क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाएंगे कि कहाँ गलत है, क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं इतने सही और सटीक रखे जाते हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। पहला है, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। दूसरा है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि इसको सही तरीके से अगर लिखा जाए तो हाँ के बाद आपको कामा लगा हुआ मिलना चाहिए, होना चाहिए हाँ, मेरा यही विचार है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन गलत है। बाकी ए, बी और डी ये तीनों सही हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। इसमें 4 शब्द हैं, 3 शब्द किसी न किसी रूप से मिल रहे हैं और एक शब्द आपको इसका भिन्न अर्थ मिलेगा। चिरंतन, शाश्वत, सनातन और अधुनातन। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा सही। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी। अधुनातन शब्द का अर्थ होता है आज तक का घटित काल, जबकि चिरंतन, शाश्वत और सनातन का अर्थ होगा लंबे समय से चले आ रहे सतत कालखंड से है। आशा करते हैं कि आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। प्राचीन, जैवन, अधुनातन या फिर सनातन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, प्राचीन। अगर अर्वाचीन की बात करें तो अर्वाचीन का अर्थ होता है नवीन। ठीक, और नवीन
का विलोम क्या होता है? तो प्राचीन होता है। अधुनातन का विलोम होता है पुरातन। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। लिखा है बिरड़ी, गृहणी, विभीषण या फिर सदगुरु। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए है, यही गलत है। इसको होना चाहिए बिरहड़ी। अब बिरहड़ी कैसे लिखा जाता है? तो बिरहड़ी ऐसे लिखा जाता है, यही शुद्ध होता है। आप ध्यान से देख लीजिए। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। देखने से ही ये क्वेश्चन बहुत सरल दिख रहा है, और अगर आप व्याकरण थोड़ा भी पढ़े हैं तो आप इन क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। और इसका सही आंसर है बी, यही गलत है। सब्ज बाग दिखलाना का सही अर्थ होता है लालच देकर बहकाना। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होय। उपर्युक्त दोहे में आपसे अलंकार पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है? अन्योक्त है, यमक है, श्लेष है या फिर रूपक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है श्लेष और रूपक। दोस्तों ये दोहा जो है ना बिहारी जी का है, और श्लेष और रूपक अलंकार का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन का। अगर इसका अर्थ थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो श्लेष अलंकार के अनुसार जो है इस शब्द का अर्थ क्या होगा, इस दोहे का अर्थ क्या होगा, तो चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर बिहारी राधा की वंदना करते हुए उनसे अपनी सांसारिक बाधाओं के निवारण की प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही में राधा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नगरों में विचरने वाली कृष्ण की प्रिय राधा, तुम मेरी सभी सांसारिक कठिनाइयों को नाश करो, क्योंकि तुम्हारी केवल परछाई की छाया मात्र से ही श्याम की छब हरित हो उठती है, अर्थात वे उमंग के सागर में डूब जाते हैं। अगर दूसरे अर्थ में इस दोहे की बात करें तो बिहारी जी कहते हैं कि राधा के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को प्रेमाध्यात्म का विराट वातावरण उपलब्ध होता है, जहाँ वह मोक्ष रूपी आनंद में डूब जाता है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, तत्पुरुष समास। दोस्तों अगर गौशाला का समास विग्रह कर दें तो गाय के लिए शाला अर्थ प्राप्त होता है, अतः यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है। देशभक्त में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष है या फिर द्विगु है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, तत्पुरुष समास। अगर देशभक्ति का समास विग्रह कर दें तो इसका अर्थ होगा देश की भक्ति, अर्थात यहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राक, प्राग, प्रा या फिर प्रागैतिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, प्राक। ऐतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपको पता हो गया है, मैं बता चुका हूँ। और यह जो है ना व्यंजन संधि के प्रभाव से प्रागैतिहासिक शब्द के रूप में उच्चारित होता है, जैसे प्राक, धन, ऐतिहासिक। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों इसका सही आंसर है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इस कविता की रचना जो है ना, तुलसीदास कविता की रचना जो है निराला जी 1938 में करते हैं। यह कविता जो है निराला जी की सबसे कठिन कविता मानी जाती है। अगर बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में तो इन्होंने अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता,
और अरुणिमा जैसी कृतियों की रचना की है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद अपना आंसर करिएगा। मैं आशा करता हूं कि अब तक आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा और इसका सही आंसर है सी, बहिधन कार। ठीक है, बहिष्कार का संधि विच्छेद यही होता है। यह जो है विसर्ग संधि है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दोस्तों अगर वैदेही वनवास रचना के बारे में बात किया जाए तो राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का मार्मिक वर्णन करता है। वैदेही वनवास एक प्रबंध काव्य है और इसकी रचना जो है 1941 में की गई थी। हरिऔध जी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। अगर अयोध्या सिंह उपाध्याय की कुछ रचनाओं के बारे में जान लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए, प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास आपको सामने है ही तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पारिजात, रसकलश, चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ। दोस्तों ये थी कुछ रचनाएं प्रमुख, आप इनको लिख के रख लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मान लीजिए इस बार वैदेही वनवास के बारे में पूछा गया है, अगली बार किसी और रचना के बारे में पूछ लेगा आपसे। तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है, एक तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि आप एक क्वेश्चन से 2 कदम आगे बढ़कर सोचें, तभी आपका बेड़ा पार हो सकता है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज या फिर मझधार। तो ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर ए है पहिया। पहिया शब्द पुल्लिंग के रूप में वाक्य संरचना में क्रिया के साथ संयोजित होता है, जैसे समय का पहिया तो सदैव घूमा करता है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या, छ, त्र या फिर ज्ञ। तो इसका सही आंसर है या। अगर यह संयुक्त व्यंजन नहीं है तो है कौन सा व्यंजन? तो ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। ये 4 जो व्यंजन हैं कौन से व्यंजन हैं? तो अंतस्थ व्यंजन हैं। अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है, तो संयुक्त व्यंजन होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये भी 4 व्यंजन होते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए बार बार आपसे पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है, छटे हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बस आपको करना ये है कि अपना खुद का नोट्स बनाएं, खुद के हैंड राइटिंग में बनाएं। ईडीएफ पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप खुद का नोट्स बनाएं, खुद से पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि आपको अगर नोट्स बनाते हुए चलते हैं ना तो आधा तो वैसे ही याद हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन करना रहता है। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। 3000 देने से अच्छा है कि आप निःशुल्क पढ़ लीजिए, आपका टेट गारंटी के साथ निकल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। मृत्युंजय पद में कौन सा सही है? दिगु है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या फिर द्वंद्व है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ये जो है ना बहुब्रीहि समास है। अगर मृत्युंजय की बात करें तो इसका समास विग्रह क्या होता है? तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव।
अगर बहुब्रीहि समास की बात करें दोस्तों, बहुब्रीहि समास कब होता है, तो जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अल का, अल, अलन, अलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अलम। अगर अलंकार शब्द को तोड़कर लिखा जाए तो इसको लिखेंगे अलम धनकार। और अलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप ये भी जान लीजिए, ये होता है भूषण। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या या फिर विभाजित। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, संश्लेषण। इसमें कुछ ज़्यादा बताने की चीज़ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? कंठ, दंत, मूर्धन या फिर अनुनासिक। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, दंत। निम्नलिखित में से उस व्यंजन कौन से हैं? आपके सामने ये चार ऑप्शन हैं, आप चुन सकते हैं और इसका सही आंसर है ए। दोस्तों उस व्यंजन जो है ना, स और ह, ये चार हैं आपके उस व्यंजन होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व। तो ये ऊष्म हो गया और ये हो गया अंतस्थ। अत्यधिक शब्द का विलोम क्या है? अत्यल्प, अत्याधिक, अनधिगत, अनधीन। तो इसका सही आंसर है ए, अत्यल्प। शब्द का विलोम क्या है? अनृत, वक्र, वर्ण या फिर अनैक्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अनृत। दोस्तों अगर रित शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य, सुव्यवस्थित होता है। और अनृत की बात करें तो इसका अर्थ होता है असत्य, गलत, अव्यवस्थित। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। सम, सक, सन, संक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सम। संकल्प को तोड़ दें तो इसको लिखा जाता है सम धन कल्प। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या फिर अन्य। तो इसका सही आंसर है ए, भाववाच्य। तद्भव और तत्सम में कौन सा मेल गलत है? आपके सामने ये चार ऑप्शन हैं, आपको चुनना है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है बी और सी, दोनों में कुछ गड़बड़ी है। मैं आपको सही से बता देता हूँ। लुनाई का तत्सम होता है लवणता होता है, जबकि लावण्यता का सही अर्थ होता है सुंदरता। तो आपको फर्क समझ में आ गया कि लुनाई तो जो है ना ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? लवणता होगा। और लावण्यता जो है ना एक शब्द है और इसका सही अर्थ होता है सुंदरता। ठीक है। और दोस्तों जो ये अंतर आपको शब्द दिख रहा है ना, इसका तद्भव होता है आंत, जबकि यहाँ अति दिया है। तो इस तरीके से ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आपको बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपके सामने ये चार जोड़े दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ये सही है। रस रंजन जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, ये भी सही है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये भी सही है। और स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, यही गलत है। तो इस प्रकार से आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कंद गुप्त जो है ना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, जिसमें स्कंद गुप्त तथा देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन है। तो दोस्तों ये था आज का आपका क्लास। आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी प्रकार का सुझाव भी देना है तो वो ज़रूर दे सकते हैं आप, और जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और हाँ, जाते जाते ये बात ज़रूर कहेंगे कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, नमस्कार।